हेलो स्टूडेंट्स, गजादर सिंह एजुकेशनल कॉलेज की सीडीपी कक्षा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम बाल विकास के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, यानी बाल विकास क्या होता है और इसके अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं, महत्व, ये सारी चीज़ें देख चुके थे और हमने एक चैप्टर कंप्लीट करके उसके एमसीक्यूज भी लगा लिए थे विद रिवीजन। आज हम इसी विकास की अवस्थाओं को दूसरे नज़रिए से देखेंगे। हमारा चैप्टर 2 विभिन्न अवस्थाओं में विकास है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 विभिन्न अवस्थाओं में विकास, यानी डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस। शारीरिक विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसका इंट्रोडक्शन में उसके अर्थ और परिभाषाएं देखते हैं। परिभाषाओं के अंतर्गत हम कुछ मनोवैज्ञानिकों के जो उन्होंने डेफिनेशंस दी हैं उसको पढ़ते हैं, जो हमारे एमसीक्यूज़ के लिए भी, वन लाइनर के लिए भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शारीरिक विकास का अर्थ क्या होता है। आप सबको ही पता होगा, जैसा कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो शरीर का विकास बहुत ही ज़रूरी है मानसिक विकास के लिए भी। इसके अलावा कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, हमारी हेल्थ ही है। तो हेल्थ से मतलब भी यही है कि हमारा समुचित शारीरिक विकास हो, किसी प्रकार का उसमें विकार ना हो। तो शरीर के सभी अंगों का, सिर से पैर तक सभी अंगों का, इंद्रियों का और उनकी क्रियाओं से युक्त रचना को मानव शरीर की संज्ञा दी गई है। और इन सभी के विकास को हम क्या कहते हैं, शारीरिक विकास। यानी शारीरिक विकास में केवल जो दिखने वाले पार्ट्स हैं, केवल हेड टू टो, यानी कि हेड टू टो या सिर से पैर तक ही नहीं, बल्कि इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, इंद्रियां होती हैं, उन सब के भी बातें की जाती हैं। तो हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार शारीरिक विकास उत्तरोत्तर परिवर्तन एवं परिपक्वता की ओर संकेत करता है, यानी एक के बाद एक जो प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिससे कि हम मैच्योर बनते हैं। मेरेडिथ के अनुसार अभिवृद्धि, विकास एवं परिपक्वता एक दूसरे के पर्याय हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, अदरवाइज ये लगभग सेम ही है। यानी अभिवृद्धि या वृद्धि और विकास में अंतर मैंने आपको बताया था कि वृद्धि दो स्टेजेस से हम कंपेयर करके बताते हैं। इसके अलावा वृद्धि कुछ समय के बाद रुक भी सकती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन से पूर्व यानी गर्भावस्था से चलने वाली क्रिया है। और परिपक्वता का मतलब आपका वृद्धि विकास दोनों हो चुका हो, शारीरिक मानसिक हर तरह से आपका विकास हो चुका हो, यानी आप यानी चारों ओर से यानी पक चुके हों। जैसे एक फल हो, वो पूरी तरह से पक गया हो, यानी उसके सारे गुण क्या हो गए हैं, उभर के आ गए हैं। तो इसी तरह से मनुष्य परिपक्व हो जाता है। तो उसमें अभिवृद्धि, विकास और परिपक्वता एक दूसरे के पर्याय ही माने गए हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे उन्होंने लिखा है कि गर्भावस्था से लेकर के आरंभ से लेकर के परिपक्वता के दौरान, यानी पूरा डेवलपमेंट हो जाना, कब तक, लगभग आपका किशोरावस्था की एंड में, यानी युवावस्था से पहले, या आप कह सकते हो 18 ईयर्स तक की एज में आप लगभग परिपक्व हो चुके होते हो। परिवर्तनों एवं दैहिक परिवर्तनों के समूह को शारीरिक विकास कहा जाता है। यानी कि आपके शरीर में जो भी परिवर्तन हुए हैं, आपकी हाइट जितना भी इंक्रीज़ करनी थी, आपके सारे जितने ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं, इन सारे परिवर्तन को मिला करके ही शारीरिक विकास कहा जाता है। तो कुछ डेफिनेशंस आप देख लेंगे। शारीरिक विकास की विशेषताएं क्या हैं। शारीरिक विकास दृष्टिगत होता है, यानी बच्चा अगर किसी का मानसिक विकास हुआ तो हम उसको देख के तो नहीं बता सकते हैं, हम उसका टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसे देख करके जज नहीं कर सकते हैं कि किसको कितनी नॉलेज है या किसको कितना आता है। सपोज़ दो बच्चे हैं और एक का मानसिक विकास हुआ है, यानी कि सपोज़ उसने कुछ नई स्किल सीखी है या कुछ भी उसको किसी तरह का उसने नॉलेज गेन किया है, तो हम देख के नहीं बता सकते
लेकिन कोई बच्चा अगर उसकी हाइट इतनी थी और अब इतनी हो गई, मानो वो 4 फुट का था अब 4.5 का हो गया, तो हम देख करके तुरंत ही बता सकते हैं कि इसके क्या हुआ है, शारीरिक विकास में उसका शारीरिक विकास हुआ है या फिर उसके शरीर में कुछ परिवर्तन हुआ है, किसी का वेट गेन हुआ है या कुछ भी। तो शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं या शारीरिक विकास होते हैं, ये क्या होते हैं, दृष्टिगत होते हैं। इनको देख के ही हम प्रत्यक्ष रूप से बता सकते हैं। शारीरिक विकास गर्भाधान के समय से ही शुरू हो जाता है। एक बच्चा प्लासेंटा के थ्रू अपनी माँ से यानी गर्भनाल के थ्रू जुड़ा होता है और वहीं से उसके खाने पीने की पूर्ति होती रहती है और उसके शरीर के विकास यानी शरीर बनने की क्रिया गर्भाधान के समय से ही शुरू हो जाती है और वहाँ से उसका शारीरिक विकास होना शुरू हो जाता है। हालांकि और भी विकास होते हैं, लेकिन हम अभी बात शारीरिक विकास की ही कर रहे हैं। शारीरिक विकास की गति विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न रहती है। इसकी गति समान नहीं रहती, कभी तीव्र या कभी धीमी हो सकती है। जैसे हमने देखा था कि शैशवावस्था में प्रारंभ में बहुत तेज़ी से शुरू के 3 साल तक 3 इयर्स तक बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से होता था और किशोरावस्था के अंत आते आते इसकी गति बहुत ही ज़्यादा मंद हो जाती है, यानी शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास का एक निश्चित क्रम होता है। शारीरिक विकास का एक निश्चित क्रम होता है। बालक के सिर से पैरों की ओर निश्चित क्रम में, यानी ये भी आपका इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। जो शरीर का विकास होता है वो किस क्रम में, उसका क्रम क्या है, तो सिर से पैरों की तरफ होता है, यानी पहले सिर फिर पैरों की तरफ। इसीलिए बच्चा सबसे लास्ट में जो है वो अपने पैरों पर खड़ा होता है और जबकि सोचने समझने की क्रिया उसकी पहले ही शुरू हो जाती है। शारीरिक विकास नवीन स्वरूप को धारण करता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक का रूप नवीन स्वरूप को धारण करता है। सभी अंगों को एक निश्चित अनुपात में वृद्धि होती है, यानी हर अंग के जो वृद्धि का अनुपात है वो भी एक निश्चित होता है। पुराने अंगों का एक निश्चित अनुपात में विकास होता है। शारीरिक अनुपात में मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे किसी की, मान लो कोई बच्चा है, तो अब ऐसा नहीं है कि एक बच्चे का सर इतना बड़ा हो गया और पैर इतना ही रह गया, या फिर किसी का सर इतना रह गया और पैर इतने बड़े हो गए। तो ऐसा तो जनरली नहीं होता ना। तो एक सभी अंगों को बढ़ने का एक निश्चित अनुपात होता है। ये बात कही जा रही है शारीरिक विकास के बारे में। शारीरिक अनुपात में परिवर्तन होता है, जैसे कुछ स्टेज के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जैसे जन्म के समय बच्चे का सिर उसके शरीर की संपूर्ण लंबाई का 1/4 भाग होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बालक होता है तो उसका सिर अपने अनुपात में छोटा होता चला जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है। तो बच्चे का जो सिर का अनुपात है, एक तो ये भी है कि 1/4 होता है अपने संपूर्ण लंबाई का, यानी सर बड़ा होता है, और दूसरा यही हो जाएगा कि बच्चे का सर जो है वो जन्म के समय बड़ा होता है। आंतरिक अंगों का विकास। शारीरिक विकास में शरीर के जो बाह्य अंग हैं उनमें परिवर्तन के साथ शरीर के आंतरिक अंगों में भी परिवर्तन होते हैं। जन्म के बाद से ही शरीर में बाहरी और आंतरिक जो विकास की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है और बालक के शरीर में होने वाले इस बाह्य एवं आंतरिक विकास के कारण बालक अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करके स्वावलंबी हो जाता है। यानी शरीर के ऐसे नहीं कि बाहर के केवल सर हाथ पैर बढ़ रहे हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी उसी रेशियो में बढ़ते हैं, यानी जो आंतरिक अंग है वो भी उसी रेशियो में बढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं कि बच्चे का सब वो मतलब बच्चा है छोटा, अब उसका सर इतना बड़ा है और उसमें दिमाग इतना है, और बच्चा बड़ा हो गया और उसका दिमाग इतना ही रह जाए, नहीं, इसी रेशियो में दिमाग भी तो होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही ऑर्गन्स का बढ़ने का रेशियो एक फिक्स होता है। विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। शैशवावस्था में शारीरिक विकास का क्या रेशियो होता है? बालक का वजन तथा लंबाई दोनों ही बालिका से अधिक होता है। तो एक क्वेश्चन आप ये ध्यान रखेंगे कि शैशवावस्था में क्या होता है, बालक का वजन और लंबाई दोनों ही बालिका से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार 7.15 पाउंड और बालिका का 7.13 पाउंड होता है, यानी
वजन में, लंबाई में, दोनों में अंतर है। नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। ये बहुत ही बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। जन्म के शुरुआती वर्षों में हड्डियां और मांसपेशियां मुलायम होती हैं, बाद में उनका तेजी से विकास होता है और नाड़ी संस्थान का विकास गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। जन्म के समय बालक के सिर का आकार उसकी लंबाई का 22% होता है। ऊपर हमने देखा कि 1/4 होता है और यहाँ पे लगभग प्रतिशत की बात करें अगर सिर के आकार की तो 22% होता है। हरलॉक का कथन क्या है कि प्रारंभिक लंबाई के अकॉर्डिंग उसका 1/4 था, लगभग। वैसे 1/4 देखो, 1/4 का मतलब क्या है? 25% है। लगभग 22 जो है वो 25 के लगभग ही है, तो हमने 1/4 बोला। एक्चुअल में अगर देखें तो 22% की बात की जा रही है। हरलॉक का कथन क्या है कि प्रारंभिक काल में मुंह के आकार में बहुत ही कम बदलाव होते हैं और बालक में प्रथम बार अस्थायी दांत 6 से 8 महीनों के मध्य निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, यानी कि दांत दो तरह के होते हैं ना, टेम्परेरी और परमानेंट। यानी एक तो जिनको हम दूध के दांत कहते हैं और दूसरे जिनको हम पत्थर के दांत कहते हैं। दूध के दांत जो बाल्यावस्था में झड़ जाते हैं और पत्थर के दांत जो जीवन भर रहते हैं, 32 दांत। ठीक है, तो ये जो टेम्परेरी यानी दूध के दांत निकलते हैं, ये कब से निकलने प्रारंभ होते हैं? तो 6 से 8 महीने के मध्य निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। स्थायी दांत शैशवावस्था के अंतिम वर्ष में निकलना शुरू हो जाते हैं। मतलब जितने भी टूटते हैं उसके अकॉर्डिंग, कुछ के शैशवावस्था में, अदरवाइज बाल्यावस्था में खेल कूद के दौरान या जैसे भी दूध के दांत टूटते हैं और उनकी जगह पत्थर के दांत, पत्थर इन द सेंस कि जो उसमें इनामेल होता है। दूध के दांत हम जिन्हें बोलते हैं उनमें इनामेल नहीं, यानी बाहरी परत नहीं होती है दांत की, जबकि जो इनामेल सबसे कठोर पदार्थ होता है शरीर का, उसकी वजह से हम इसे पत्थर के दांत कहते हैं। आकार प्रकार में विकास बालक का विकास जन्म के समय लगभग 20 इंच होता है और 1 वर्ष पूरा होते होते उसका आकार 7 या 8 इंच से बढ़कर 27 से 28 इंच हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे वर्ष में भी बालक की लंबाई बढ़कर 33 इंच और 6 वर्ष की उम्र आते आते 40 से 42 इंच यानी लगभग 3 फीट हो जाती है। भार या वजन, जन्म के समय बालक का वजन 6 से 8 पाउंड का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 2.5 से 3 किलो, पाउंड में भी पूछ सकता है और किलो में भी पूछ सकता है। जन्म के समय बालकों का वजन बालिकाओं के वजन से अधिक होता है। लगभग 6 माह का होते होते वजन जन्म के समय से दोगुना हो जाता है। ये कुछ टर्म हैं जो आपको MCQs के लिए या 1 लाइनर क्वेश्चंस के लिए यानी अति लघु प्रश्न के लिए ध्यान में रखने हैं। ठीक है, 1 वर्ष की उम्र का होने पर बालक का वजन तिगुना हो जाता है और 3 वर्ष होने तक 20 या 25 पाउंड हो जाता है। 3 वर्ष पहुँचते पहुँचते 8 या 10 किलो तक हो जाता है और 6 वर्ष की अवस्था पर होने के बालक का वजन 15 किलो तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट, सिर और मस्तिष्क की बात कर लें तो जन्म के समय बच्चे के सिर का वजन अधिक होता है, सिर बड़ा भी होता है, जिसके कारण वह शारीरिक संतुलन नहीं कर पाता और 6 वर्ष की अवस्था में उसके सिर का वजन 40 पाउंड लगभग 1.5 किलो हो जाता है। जन्म के समय शिशु का सिर बड़ा होता है, सिर की लंबाई संपूर्ण शरीर का 1/4 होती है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार 350 ग्राम, 6 वर्ष की उम्र में 1260 ग्राम और वयस्क अवस्था में लगभग 1400 ग्राम होता है। मांसपेशियाँ, जन्म के समय बालक की मांसपेशियाँ शरीर के भार का 23% होती हैं। उसके बाद मांसपेशियाँ धीरे धीरे बढ़ती हैं। 2 वर्ष की अवस्था में बालक के हाथ पैर जन्म के समय के लगभग दोगुने हो जाते हैं और 6 वर्ष की उम्र में मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है। अस्थियों का विकास यानी हड्डियों का विकास, तो नवजात शिशु में हड्डियां कोमल लचीली होती हैं और इनकी संख्या 300 होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी हड्डियां क्या होती हैं? मजबूत होती जाती हैं। हड्डियों को कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज लवणों की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति पोषण द्वारा होती है। आंतरिक अंगों का विकास, शरीर के अन्य अंगों का भी धीरे धीरे विकास होता है। दांतों का विकास, हड्डियों के लिए देखिए कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है, और विटामिन D का भी काफ़ी रोल होता है।
जो कि सूरज की रोशनी में भी पाया जाता है। दांतों का विकास, जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते, 7 या 8 माह में दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कई बार का पूछा गया प्रश्न है ये कि शिशु के दांत निकलने कब प्रारंभ होते हैं, तो 7 या 8 माह में दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। इनको दूध के दांत कहते हैं। ये अस्थायी होते हैं यानी टेम्पोरेरी होते हैं। और 1 वर्ष की उम्र तक 8 दांत निकल जाते हैं। 4 वर्ष की उम्र तक सभी अस्थायी दांत निकल जाते हैं। इसके पश्चात धीरे धीरे अस्थायी दांतों का गिरना प्रारंभ होता है और स्थायी दांत निकल आते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, शैली एवं जीन्स के अनुसार 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। 0 से 5 या 6 शैशवावस्था है। उसके बाद 6 से 12 क्या है, बाल्यावस्था है। उसके बाद किशोरावस्था शुरू हो जाती है। इस अवस्था में बालकों के भार और लंबाई दोनों में वृद्धि होती है और प्रायः लड़कियों का वजन लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ता है। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे कि बाल्यावस्था में क्या होता है, लड़कियों का वजन लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ता है। बाल्यावस्था में बालक की मांसपेशियों और अस्थियों का भी पर्याप्त विकास होता है और इस उम्र में मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 27% हो जाता है। मस्तिष्क का भार भी कुल भार का 90% हो जाता है। बाल्यावस्था के अंत तक बालकों में सभी दांत स्थायी हो जाते हैं। इस अवस्था में बाल्यावस्था के अंत यानी किशोरावस्था से पहले सारे उसके परमानेंट वाले जो दांत होते हैं वो निकल जाते हैं। इस अवस्था में बालक के सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। फलस्वरूप वो दूसरों पर निर्भर न रहकर अपने कार्य स्वयं करता है। मतलब अक्ल दाढ़ जिसको बोलते हैं वो उसके निकलने का वो किशोरावस्था के बाद भी वो निकल सकता है। बाल्यावस्था में लड़कियों और लड़कियों के यौनांगों का विकास तीव्र गति से होता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्ष विकास की गति तीव्र होती है और बाद के 3 वर्ष में गति मंद हो जाती है, किंतु इस अवधि में शरीर में अधिक दृढ़ता आती है और इसी कारण इस अवधि को कंसोलिडेशन स्टेज कहा जाता है। किसको, बाल्यावस्था को। इस अवस्था में निम्न परिवर्तन होते हैं, आकार और ऊंचाई में परिवर्तन होते हैं। सामान्यतः जो आयु होती है वो 6 से 9 वर्ष होती है। बालकों की लंबाई बालिकाओं की अपेक्षा अधिक होती है। बाल्यावस्था के अंत तक बालिकाएं बालकों से प्रायः लंबाई में अधिक हो जाती हैं। जैसे 12 वर्ष की उम्र में लड़कों की लंबाई इतनी है तो लड़कियों की इतनी है, यानी कि लड़कियों की ज़्यादा है। ऐसा बोलते हुए ना कि लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं। अब ये बात और है कि लंबाई की अपेक्षा इतनी नहीं हो पाती। भार या वजन, प्रारंभ काल अर्थात 6 से 9 वर्ष में बालिकाएं बालकों के से वजन में कम होती हैं। 12 वर्ष की उम्र में लड़कियों का वजन और लड़कों से अधिक होता है। 12 वर्ष लड़कों का वजन, दोनों का डिफरेंस दिखा दिया, ठीक है। सिर और मस्तिष्क का अनुपात वयस्कों के अनुपात के अनुसार ही होने लगता है और इस अवस्था के दौरान मस्तिष्क का लगभग संपूर्ण विकास का 95% हो जाता है। इसी प्रकार मांसपेशियां, अस्थियां, दांत, अक्ल दाढ़ की बात की जाए अगर तो देखिए यहाँ पे अस्थियां मजबूत हो जाती हैं यानी हड्डियाँ, और इस अवस्था के अंत तक बालकों के कंधे की हड्डियाँ चौड़ी और कूल्हे की पतली हो जाती हैं, और जबकि इसके विपरीत लड़कियों के कूल्हे की हड्डी चौड़ी और कंधे की पतली हो जाती है। दांत 12 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते सभी स्थायी दांत आ जाते हैं और इन स्थायी दांतों की संख्या लगभग 28 होती है। जो बाकी के 4 दांत जिनको बुद्धि दंत या विजडम टूथ या अक्ल दाढ़ कहते हैं, ये बाद में उगते हैं। बालकों में बालिकाओं की अपेक्षा दांत कुछ देर से निकलते हैं, यानी लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा देर से अक्ल आती है। यौन अंग का विकास बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है और द्वितीयक यौन चिन्ह यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखाई देने लगते हैं। ये बालिकाओं में बालकों से पहले दिखाई देते हैं, यानी लड़कियां लड़कों से पहले बड़ी हो जाती हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास, मानव जीवन काल में 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। कालसैनिक ने 12 से 21 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहा है। मतलब जैसे देखो 12 के बाद 12 को क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, उसके बाद 13 में टीन है, 14 में फिर टीन होता है लास्ट में, फिर 15 में, मतलब आप जो भी नंबर्स लिखो
जैसे 15, 16, इन सब में टीन आता है ना, तो इसको ही टीनेज कहते हैं। तो वैसे देखा जाए तो 19 तक में टीन लगा है, होना चाहिए। हालांकि सबके अलग अलग मत हैं। मैक्सिमम ने 18 वर्ष माना है और कैल्सनिक ने 21 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहा है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। इसके अलावा इन दोनों में स्पष्ट अंतर क्या दिखाई देता है कि आवाज़ में भारीपन, लड़कों की आवाज़ में भारीपन और लड़कियों की आवाज़ में कोमलता आ जाती है। अच्छा, अब ये देख लीजिए किशोरावस्था का प्रारंभिक किशोरावस्था, मध्य और उत्तर किशोरावस्था। ये किसके अनुसार है? काल्सनिक के अनुसार। ये काल्सनिक के अनुसार है। नेक्स्ट इस चार्ट को देख लेंगे। इस चार्ट को देख लेंगे आप पीडीएफ में। इस चार्ट को आप बाद में डिटेल में देख लीजिएगा। जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी हैं उनके बारे में ही है कि किस अवस्था में लड़के में और लड़की में क्या डिफरेंस है, ऊंचाई में, भार में, मस्तिष्क में, हड्डियों में, मांसपेशियों में, दांत में, ब्लड प्रेशर में और श्वसन दर में, नाड़ी दर में। तो ये सारी चीज़ें हमने ऊपर भी देखी हैं और बाद में जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी तो आप उसमें और डिटेल में देख लीजिएगा। चलिए, अब शारीरिक विकास की बात हो गई, अब मानसिक विकास की बात कर लेते हैं, यानी कि कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट। इसका अर्थ क्या है? तो जैसे हमने शारीरिक विकास में देखा कि शरीर के जितने भी अंग हैं वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, यानी बाहरी अंग हो या आंतरिक अंग हो, उन सबके विकास की बात की जा रही थी। इसी तरह से अब हम मन की बात करते हैं तो जन्म के समय मनुष्य का मस्तिष्क अविकसित होता है तथा उसका मानसिक विकास लगभग नगण्य होता है। शिशु के शारीरिक विकास अर्थात उसकी आयु, मतलब उसमें सोचने समझने की क्षमता अभी नहीं होती है। शिशु के शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मस्तिष्क भी विकसित होता है। और मानसिक विकास में क्या क्या आएगा? स्मरण, कल्पना, तर्क, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता, चिंतन, ये सारी चीज़ें हैं। यानी कि मेमोरी कैसी है, याददाश्त, कितना इमेजिनेशन या कल्पना कर सकते हैं, तर्क रख सकते हैं कि नहीं, समस्या को समाधान कर सकते हैं कि नहीं, निर्णय लेने की क्षमता है कि नहीं, और किसी बात का चिंतन मनन कर पाते हैं कि नहीं। इन सारे ही डेवलपमेंट को हम मेंटल डेवलपमेंट के अंदर रखते हैं। तो इस संबंध में कई सारे डेफिनेशंस हैं। इसमें से हम क्रो एवं क्रो का देखेंगे। नाड़ी मंडल की संरचना व्यक्ति की भौतिक दशाएं और सामाजिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। इसी तरह से जेम्स ड्रेवर के अनुसार मानसिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि व्यक्ति के जन्म से परिपक्वता तक की मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकटन एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है। यानी कि जो भी चेंजेस उसकी मानसिक क्षमताओं में या कार्यों में आते हैं वही मानसिक विकास है। विशेषता क्या है? ये विकास क्रमबद्ध है। अब चाहे देखो, मैंने बताया था कि विकास की क्रिया कैसी होती है, क्रमिक होती है। तो चाहे शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो, दोनों ही क्या होगा? क्रमिक होगा, क्रमबद्ध होगा। और बालकों में मानसिक विकास आयु के साथ साथ विकसित होता है। मतलब हर एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका मानसिक विकास होता जाता है। मानसिक विकास सरल से जटिल के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, मतलब पहले हल्की चीज़ें सीखी, छोटी चीज़ें सीखी, फिर धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं फिर उनको सोचना शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अब जैसे कोई फर्स्ट या सेकंड का बच्चा है तो हम उसको लेक्चर मेथड से थोड़ी सिखाते हैं। उसके अंदर इतना नहीं है कि वो चीज़ों का चिंतन मनन बहुत अच्छे से कर पाए, तो हम उसको लेक्चर तो देंगे नहीं क्लास में, बल्कि हम उसको रटाते हैं कि उसकी मेमोरी डेवलप हो, खेल के माध्यम से सिखाते हैं। जबकि जो बड़े होते हैं लोग तो उनको हम लेक्चर देके सिखा देते हैं, क्योंकि उनमें चिंतन मनन की या तर्क की क्षमता है। तो एज के अकॉर्डिंग जो माइंड का डेवलपमेंट है वो होता है और हमेशा सरल से जटिल की ओर जाता है। अच्छा, ये एक व्यक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत पर भी आधारित है, यानी सभी बालकों में मानसिक विकास एक समान गति से नहीं होता। ठीक इसी तरह जैसे एक ही एज के दो लोग हों तो उनकी हाइट एक बराबर नहीं होगी, उनका वेट एक बराबर नहीं होता। इसी तरह से मानसिक विकास भी एक समान गति से नहीं होता और एक समान नहीं होता।
बालकों में मानसिक विकास के साथ साथ उनकी आवश्यकताएं और रुचियों में भी विस्तार होता है, उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होता जाता है समय के साथ। मानसिक विकास शारीरिक विकास से प्रभावित होता है। हमने ऊपर में भी ये चीज़ें देखी हैं अभी कि जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जैसा बच्चे को इन्वायरमेंट मिलेगा, अब जैसे भूखे पेट तो कहते हैं ना कि हरी भजन भी नहीं होता है, यानी पहले शरीर का विकास होना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। शारीरिक विकास से मानसिक विकास प्रभावित होता ही होता है। मानसिक विकास के साथ बालक में सृजनात्मकता, नवाचार आदि क्षमताएं विकसित होती हैं, यानी वो कुछ क्रिएटिव काम करने लगते हैं, क्रिएटिविटी उनमें डेवलप होती है और कुछ नई चीज़ें, नवाचार मतलब कि कुछ इनोवेशंस, नई नई चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं या कुछ नई चीज़ें डेवलप करते हैं। मानसिक विकास से समायोजन की भी क्षमता का विकास होता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जितना ज़्यादा माइंड डेवलप होगा, एडजस्टमेंट उतना ज़्यादा करने की क्षमता हो जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा है तो वो अपनी माँ के बिना नहीं रह पाएगा, लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो खुद को समायोजित कर लेता है और भी लोगों के साथ रह लेता है, उसमें समायोजन की क्षमता आ जाती है। इसके अलावा मानसिक विकास, बालक के मानसिक विकास का उसके सर्वांगीण विकास से घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि ब्रेन या माइंड क्या है, वो मास्टर होता है पूरी बॉडी का, तो इसीलिए सर्वांगीण विकास के लिए मानसिक विकास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास, तो ये हम पिछले चैप्टर में भी देखे थे, तो अब इतना डिटेल में नहीं देखेंगे। शैशवावस्था और बचपन अवस्था में क्या होता है, बस जो टर्म याद रखने वाले हैं हम उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे जो नवजात बच्चा होता है, जन्म से 1 माह तक बुद्धि प्रयोग की क्षमता का उसका विकास नहीं होता। वो सिंपल क्या करता है, भूख लगने पर रोता है, ठंड लगने पर कांपता है और तेज़ आवाज़ से चौंक जाता है। चमकीली वस्तु को एकटक देखता है। 2 माह का बच्चा जिस ओर से आवाज़ सुनाई देती है उधर सर घुमाना सीख जाता है, वस्तुओं को ध्यान से देखता है और तेज प्रकाश पर क्रोध भी व्यक्त करना शुरू कर देता है। 3 माह का बच्चा माँ को देखकर खुश होता है, मुस्कुराता है और जिस तरफ कोई वस्तु ले जा रही है उधर सर घुमाना शुरू कर देता है। 4 महीने का बच्चा हंसना, मुस्कुराना, वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास, ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चा वस्तु को पकड़ने का प्रयास किस एज में करता है, तो 4 महीने, तो वो 4 महीने का होता है। खिलौने को ध्यान से देखना, कुछ ध्वनियाँ निकालना अर्थात कुछ बोलने का प्रयास करना, हाथ एवं दृष्टि का समन्वय। 5 महीने का बच्चा गाना सुनने पर रोना बंद कर देता है, मतलब आप उसको लोरी सुना सकते हो। माँ को अच्छी तरह पहचानने लगता है, वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करने लगता है। 6 माह का बच्चा वस्तुओं को मुड़कर देखता है, सहारा देने पर बैठता है, ये इम्पोर्टेंट है। सहारा देने पर कब बैठता है बच्चा, 6 माह में। क्रोध और प्रेम में अंतर करना भी सीख जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 7 महीने में खिलौने या किसी वस्तु को दोनों हाथ से पकड़ के मुंह में डालता है, विभिन्न स्वर निकालता है, बिना सहारे के बैठने का प्रयास करता है। 8 माह का घुटने के बल चलना सीखता है, इम्पोर्टेंट है। अपनी रुचि का खिलौना चुनता है, अपनी पसंद नापसंद पे प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। 9 महीने का बच्चा अपने आप बैठ जाता है, अपनी वस्तुओं को मजबूती से पकड़ता है, सिर को ध्वनि की दिशा में घुमाता है, कप या गिलास से पीने का प्रयास करता है। 10 महीने का सिर पीछे घुमाकर देखना, खिलौना छुपा देने पर उसे खोजना, घुटने के बल पर तेजी से चलना। 1 वर्ष का बच्चा सहारे से चलना शुरू करता है, फर्नीचर या तख्ती पकड़कर। माता पिता और परिवार के सदस्यों द्वारा दी जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करता है और छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीख जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2 वर्ष दीवार या रेलिंग पकड़ के सीढ़ियाँ चढ़ता है, किताब के पन्ने पलटने लगता है, अपनी दैनिक क्रियाएं जैसे ब्रश करना। 3 वर्ष में टॉयलेट अकेले जाने लगता है, ये इम्पोर्टेंट है। आत्म केंद्रित रहने लगता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा कब आत्म केंद्रित रहना सीखने लगता है अपने आप को, यानी ईगो सेंट्रिक हो जाता है, वो मानने लगता है कि मैं ही क्या हूँ, केंद्र में हूँ, सब दुनिया मेरे ही केंद्र, मतलब मेरे ही चारों ओर है, सब मेरे लिए ही बने हुए हैं। तो ये 3 वर्ष की अवस्था में ऐसा होता है। दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा सीधे रेखाएं खींचना, वृत्त, त्रिकोण, ये सब बनाना सीख जाता है। शब्दों को बोलने लगता है, वाक्य बनाकर बोलता है, संख्याएं जानने लगता है।
अच्छा, 4 वर्ष में कल्पना शक्ति अधिक विकसित हो जाती है। आज्ञा का पालन करना माता पिता के भय से करता है। सही गलत में अंतर नहीं कर पाता, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चे को सही और गलत का अंतर नहीं पता होता है। छोटे बड़े का भेद समझने लगता है, गिनती याद कर लेता है। 5 वर्ष में किसी घटना का वर्णन बताने लगता है, वस्तु में संबंध और अंतर बता सकता है, मुख्य रंगों की पहचान बता सकता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास क्या है? 6 वर्ष में बालक की कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। आदेशों का पालन करने लगता है और समय अनुकूल व्यवहार करना अच्छी तरह से सीख जाता है, विद्यालय जाने लगता है। 7 वर्ष में किसी बात को या घटना को याद रखने की क्षमता, अधिक समय तक याद रख सकता है। दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करना सीख जाता है, घड़ी देखना सीख जाता है। ठीक है। 8 वर्ष में छोटी छोटी समस्याओं को हल करना, कविताएं कहानियाँ याद करना और मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसी भावना आती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसी भावना 8 वर्ष की उम्र में आती है। 9 वर्ष विद्यालय तथा विद्यालय के क्रियाकलापों में रुचि लेने लगता है। स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, असफलताओं पर शर्मिंदा होता है, मित्र बनाने लगता है, नायक पूजा करता है और समुचित यौन भूमिकाओं के प्रति जागरूक हो जाता है। 10 वर्ष से 12 वर्ष में अमूर्त चिंतन और निगमनात्मक तर्कणा का विकास। ये क्या है? ये टर्म अमूर्त चिंतन का मतलब जो चीज़ें मूर्त रूप में नहीं है, यानी जो नहीं दिख रही हैं। इमेजिनेटिव यानी इमेजिनेशन करना। ठीक है। इमेजिनेटिव चीज़ों के बारे में सोचना, जो चीज़ें आपको सामने में आप नहीं देख रहे हो ऐसी ऐसी कल्पनाएं करना, ये सब कुछ 10 वर्ष में शुरू हो जाता है, 10 से 12 वर्ष में। और निगमनात्मक तर्क का मतलब अपने तर्क से किसी समस्या का समाधान निकालना। समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो जाती है, सही गलत की पहचान करने लगता है, क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों में रुचि लेने लगता है, शब्द कोशों से शब्दों के अर्थ देखना सीख जाता है, रुचि परिवर्तित होती है, पहेलियों में रुचि आने लगती है और पहेलियाँ बुझाना सीख जाता है। बाल्यावस्था समाप्त होते होते अर्थात 10 से 12 वर्ष तक बालक का लगभग 95% मानसिक विकास हो जाता है। किशोरावस्था में मानसिक या संज्ञानात्मक विकास। तो मैंने आपको संज्ञानात्मक शब्द के बारे में एक बार और पहले भी बताया था, फिर से बता देती हूँ। संज्ञानात्मक का मतलब होता है जो चीज़ें आपके ब्रेन में पहले से फीड है, यानी वो नॉलेज जो आपके पास पहले से है। मतलब जैसे आपको अगर पढ़ाया जाए जानवरों के किसी, मानो आपको एप्पल के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो आपको पहले से पता है कि फ्रूट्स क्या होते हैं। तो फ्रूट्स क्या है? आपका संज्ञानात्मक है, आपका संज्ञानात्मक नॉलेज है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है किशोरावस्था के बारे में, ये चीज़ तो हम ऊपर देख चुके हैं पहले। फिर है बुद्धि का अधिकतम विकास, स्मरण शक्ति का विकास, रुचियों में विविधता। तो बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है किशोरावस्था में। ठीक है। मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री बुद्धि के पूर्ण विकास के लिए अलग अलग आयु सीमा बताते हैं और अधिकतर का मानना है कि ये सीमा 16 से 20 वर्ष के मध्य रखी गई है। स्मरण शक्ति का विकास किशोरावस्था में बहुत तीव्र गति से होता है। रुचियों में विविधता आ जाती है, अत्यधिक विविधता आती है और बालक बालिका में रुचियाँ समान होती हैं तो कुछ में भिन्न होती हैं। जैसे बालक खेल, व्यायाम, यात्रा, मनोरंजन आदि में अधिक रुचि लेते हैं, जबकि बालिकाएं संगीत, नृत्य, साहित्य में। भाषा का ज्ञान भी तीव्रता से बढ़ता है और शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है। निर्णय करने की क्षमता इस अवस्था में किशोर में किसी भी विषय पर निर्णय करने की क्षमता आने लगती है। वो आदर्श और वास्तविकता के बीच अंतर समझने लगता है। चिंतन में औपचारिक संक्रियाएं, यानी किशोरावस्था की ये विशेष स्थिति है जिसमें किशोर और किशोरियां कल्पना में अत्यधिक होने लगते हैं। आपको बताया भी था कि किशोरावस्था क्या है, इसमें दिवा स्वप्न देखने लगते हैं, यानी डे ड्रीमिंग की एज है। कौन सी? किशोरावस्था। ठीक है। तो इसमें अमूर्त का चिंतन मूर्त के समान ही करने लगते हैं, यानी सपने ऐसे देखते हैं कि बिल्कुल उसको रियल मानने लगते हैं। एकाग्रचित्ता यानी कंसंट्रेशन, इस अवस्था में एकाग्रचित्ता की स्थिति बढ़ने लगती है, यद्यपि ये क्षमता उत्तर बाल्यकाल से ही
प्रारंभ हो जाती है, परंतु उस समय उतनी विकसित नहीं होती और भविष्य के प्रति यानी अपनी करियर के प्रति भी बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं। बालक के मानसिक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व है। हम चैप्टर 1 में ही पढ़ चुके हैं कि विकास की क्रिया में वंशानुक्रम और वातावरण का क्या रोल है, कौन कौन से लॉज हैं यानी सिद्धांत है, ये सब हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं संवेगात्मक विकास, यानी पहले हमने देखा शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा हमने मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट देखा। अब हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो इमोशन शब्द 2 शब्द से बना है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। ई और मोशन से मिलकर बना है। ई का अर्थ है अंदर से और मोशन का अर्थ है गति देना, यानी ऐसे भाव जो आपके अंदर से निकल करके बाहर आए हैं, ठीक है। संवेग मन को उत्साहित और व्यथित अवस्था का नाम है। संवेग पर आधारित विकास संवेगात्मक विकास कहलाता है। कुछ डेफिनेशंस है, जैसे वुडवर्थ का संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यानी जब व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, चाहे वो गुस्से में हो, प्रेम में हो, वही उसके क्या होते हैं, संवेग होते हैं। गिल्डार्ड के अनुसार संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। कुल मिलाकर के संवेग को हमने देखा कि ये उत्तेजक का कार्य करता है। विशेषता क्या है, ये एक मनोशारीरिक प्रक्रिया है, मतलब मन की भी है, शरीर की भी है। जैसे गुस्सा आया तो मन से भी परेशान है और कुछ तोड़ फोड़ भी करेंगे ही, ठीक है, नहीं तो हार्ट बीट भी बढ़ेगी, मतलब हमारे शरीर पे भी उसका इफेक्ट दिखेगा। तो ये मनोशारीरिक यानी मन पे भी इफेक्ट होता है और शरीर पर भी। एक प्रकार की अनुभूति अथवा भाव यानी फीलिंग है। इसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। संवेग में गत्यात्मक एवं अंतरंग संबंधी परिवर्तन देखे जाते हैं, मतलब कि अंदर से बाहर की ओर आता है। जैसे गुस्सा आता है, हम बोलते हैं ना कि गुस्सा आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, हमारे अंदर से बाहर आ रहा है। संवेग सार्वभौमिक होता है, यानी हर जगह है, पाया जाता है, हर किसी में होता है, इंसान हो जानवर हो। संवेग सुरक्षा प्रदान करता है। कई बारी संवेग अनायास या आकस्मिक उत्पन्न होता है, एकदम से। ये सारी जो सडन फीलिंग्स होती हैं, ये तीव्र उपद्रव, गति या उत्तेजना की अवस्था होती है। संवेग तथा शारीरिक परिवर्तन, संवेग द्वारा शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। जैसे सपोज आप किसी से नफ़रत करते हो, ठीक है, तो नफ़रत तो आपकी एक परमानेंट फीलिंग हो गई, लेकिन आपको एकदम से उस पर गुस्सा आ गया, तो गुस्सा क्या है आपका, ये ही आपका इमोशन है, मतलब ये सडन फीलिंग आई, ठीक है, एकदम से सडन फीलिंग, और उसका रिजल्ट आपके शरीर पर भी देखने को मिलेगा, देख करके पता चल जाएगा। संवेगात्मक विकास का शैक्षिक महत्व क्या है, तो जिन बालकों का संवेगात्मक विकास समुचित रूप से होता है वे शिक्षण अधिगम में अपेक्षाकृत अधिक रुचि लेते हैं। संवेगात्मक रूप से विकसित बालक में उत्तम आचरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब उसको अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करनी आती है, तो उसके पढ़ाई लिखाई में भी ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा। अब सपोज करो कि टीचर ने बच्चे को डांट दिया और बच्चा एकदम से क्या हो गया, उत्तेजित हो गया, सब तोड़ फोड़ कर दी, भाग गया क्लास से, तो क्या होगा, उसकी पढ़ाई बाधित होगी कि नहीं। तो फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसी प्रक्रिया को यानी कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही क्या है, यही इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। संवेगात्मक रूप से विकसित बालक अपने पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु या अधिगम यानी लर्निंग, जिसको सीखना बोलते हैं, अच्छी तरह से समझ सकता है। इनकी शैक्षिक उपलब्धि भी अधिक होती है। संवेगात्मक रूप से विकसित बालक अपने जो होमवर्क उसको दिए जाते हैं वो सारे कार्य भी अच्छे से करता है। संवेग के द्वारा बालक क्रियाशील बना रहता है। जिज्ञासा, स्नेह, हर्ष आदि से बालक को सुख की अनुभूति होती है, और अगर देखा जाए तो ओवरऑल उसका यानी कि डेवलपमेंट हो जाता है। अब अलग अलग अवस्थाओं में जैसा हमने शारीरिक और मानसिक विकास देखा, उसी प्रकार हम संवेगात्मक विकास भी देखेंगे। तो शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास क्या होता है, संवेग बालक के जन्म के साथ पैदा नहीं होते हैं, बल्कि इनका विकास भी व्यक्ति के अन्य पहलुओं के साथ ही होता है। बुबर के अनुसार प्रथम वर्ष में शिशु में भय, हंसना, रोना, स्नेह एवं आनंद जैसे ही संवेग होते हैं। इस उम्र में बालकों में अत्यधिक संवेगात्मक अस्थिरता होती है, और बालक की उम्र बढ़ने के साथ ही उसकी संवेगात्मक अभिव्यक्ति में भी परिवर्तन होता है। 3 वर्ष तक की आयु में बालक में एक साथ खेलने के कारण
सहयोग और प्रेम का विकास होता है। मतलब सहयोग की भावना जन्मजात नहीं थी। जन्म के समय उसको भय, हंसना, रोना तो उसने सीखा, लेकिन सहयोग करना क्या हुआ, ये जो है वो डेवलप किया गया एज के अकॉर्डिंग। जब वो दूसरों के साथ खेला तो उसके अंदर सहयोग की भावना डेवलप हो गई। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। तो इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, घर से बाहर नवीन वातावरण में जाता है, तो उसको संवेगात्मक समायोजन करना पड़ता है, जिसमें कि उसको थोड़ी कठिनाई भी होती है, लेकिन वो धीरे धीरे ये चीज़ें सीख जाता है। और इस प्रक्रिया में अध्यापक को भी क्या करना चाहिए, कठोर अनुशासन की अपेक्षा बालक में स्वतंत्र और स्वस्थ संवेग का विकास करें। बाल्यावस्था के अंतिम चरण में 12 वर्ष की अवस्था तक संवेगों में परिपक्वता आ जाती है तथा संवेगों की अभिव्यक्ति करना एवं संवेगों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं। कब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बालक अपने संवेग को नियंत्रित करना कब सीख लेता है, तो 12 वर्ष की अवस्था तक सीख लेता है। बालक के संवेगों में तीव्रता आ जाती है, जैसे अगर इमोशनल इम्बैलेंस हो तो उसके संवेग में तीव्रता आती है और विद्यालय में वो समायोजन नहीं कर पाता है, जिसके कारण बीमार रहने की स्थिति में चिड़चिड़ापन, क्रोध आदि संवेग तीव्र हो जाते हैं। बाल्यावस्था में बालकों में 6 वर्ष की उम्र तक मुख्य 8 प्रकार के संवेग आते हैं। ठीक है, 6 वर्ष की उम्र तक कौन से मुख्य 8 प्रकार के संवेग हैं, तो खुशी, दुख, क्रोध, भय, उत्सुकता, ईर्ष्या, जलन और अनुराग। खुशी के लिए हंसना, ताली बजाना, गाना, उछलना कूदना। दुख के लिए रोना, खेलने तथा अपने प्रिय समान कलापों को करने से मना करना। क्रोध, रोना, चीखना, चिल्लाना, वस्तु पटकना, पैर पटकना। भय में भागना, छिपना, चिल्लाना। उत्सुकता, प्रश्न करना, क्यों, क्या, कैसे। ईर्ष्या, माता पिता द्वारा अपने दूसरे भाई बहन के प्यार के किए जाने का विरोध करना। जलन, दूसरे बालक के पास अपने से अच्छी वस्तु देख करके जलना। और अनुराग यानी उन सभी वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति अनुराग प्रदर्शित करना जो उन्हें पसंद है। तो 6 वर्ष की अवस्था तक ये 8 प्रकार के संवेग का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। तो किशोरावस्था में मानसिक शक्ति का विकास का ही समय है। इस उम्र में संवेग अकस्मात प्रकट होते हैं तथा परिस्थिति के अनुसार बदलते भी रहते हैं। और प्रौढ़ावस्था की अपेक्षा किशोरावस्था में संवेगात्मक व्यवहार अधिक उग्र होता है, यानी कि किशोरावस्था में बालक जो होता है वो, यानी किशोर जो होता है वो उग्र होता है। और आपको पता ही है कि आंधी तूफान की एज इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट सामाजिक विकास की बात कर लें तो इसी तरह से सेम हम देखेंगे, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए किसका महत्व है, शिक्षा का महत्व है। हरलॉक ने कहा है, सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से है। यानी समाज के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर हो, ये आपने अगर सीख लिया तो आपका क्या हो गया, सामाजिक विकास हो गया। विशेषताएं क्या हैं, सामाजिक विकास के अनुरूप बालक समाज में अनुमोदित सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करता है, सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करता है और समाज के नियमों को फॉलो करता है, लोगों के साथ क्या करता है, सामंजस्य बिठाता है। विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास कैसा होता है, तो अगर शैशवावस्था की बात किए जाए तो 1 माह में ध्वनि समझता है, 2 माह में माँ को पहचानना, देखना, मुस्कुराना, ये सारी चीज़ें हमने अभी ऊपर देखी हैं। ठीक है, तो इसको हम दोबारा इसमें समय खराब नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास इसी तरह से, तो बालक में वास्तविक रूप से सामाजिक विकास की शुरुआत बाल्यावस्था से ही मानी जाती है, क्योंकि शैशवावस्था में आपने देखा बालक इतना समाज के उसमें नहीं आया है, ज़्यादातर समय अपनी माँ के साथ ही बिताता है, तो माँ से ही जुड़ी चीज़ें उसने सीखी हैं। अब अगर वास्तविक विकास, अगर हम सामाजिक विकास की बात करें तो बाल्यावस्था में ही शुरू हुई है, जब बालक स्कूल जाना शुरू करता है 6 वर्ष की आयु से। हरलॉक के अनुसार ऐसे दल बालक में न्याय, साहस, आत्मनियंत्रण, सहनशीलता के गुणों का विकास करते हैं। परिवार, स्कूल, मित्र मंडली ये सब क्या करते हैं, ये समाजीकरण की ही प्राथमिक संस्थाएं हैं। प्रारंभिक बाल्यकाल में सामाजिक विकास कैसा होता है, 2 तरह का, सामाजिक, असामाजिक। बाल्यावस्था में निम्नलिखित व्यवहार उत्पन्न होते हैं। तो सामाजिक व्यवहार यानी कि जो सोसाइटी जिसको एक्सेप्ट करती है, और असामाजिक जैसे कई बार न्यूज़पेपर में भी निकलता है ना कि असामाजिक तत्वों ने कुछ
हुड़दंग मचाया, ऐसा किया, तो यानी जो समाज को रूल्स को फॉलो ना करें, वैसे व्यवहार को असामाजिक व्यवहार कहेंगे। अब बाल्यावस्था में ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, ये पूछता है कि इमिटेशन यानी अनुकरण की प्रवृत्ति कब होती है, तो बाल्यावस्था में आती है। और बालक क्या करता है, बड़ों द्वारा जो किए गए कार्य व्यवहार है उनका अनुकरण करता है, उनको फॉलो करता है। और सामाजिक अनुमोदन यानी सामाजिक रूप से स्वीकृति पाने की इच्छा भी ऐसे कार्य करता है कि जो समाज में उसकी छवि अच्छी बने, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक को अच्छे बनने का भी शौक होता है, इंटरेस्ट होता है, वो चाहता है कि लोग मुझे अच्छा कहें। सहयोग, बाल्यावस्था में बच्चे खेलने में अपने साथियों को सहयोग देना शुरू करते हैं, सहयोग की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। अब क्योंकि मित्र मंडली या टोली बनाने की एज यही है, तो इसमें मित्रता, टोली बनाने की आयु बोलते हैं इसको, तो इसलिए इसमें मित्रता की भावना भी डेवलप हो जाएगी। और आसक्ति यानी एडिक्शन, किसी के प्रति विशेष लगाव, बचपन में बालक अपनी माँ के प्रति हार्दिक लगाव फील करता है, जैसे जैसे बड़ा होता है घर से बाहर निकलता है, अन्य लोगों से भी हार्दिक संबंध स्थापित करता है, तो इस प्रकार उसका सामाजिक दायरा बढ़ता है और समाज में अपनी अच्छी तरह से समायोजन करने में समर्थ हो पाता है। कुछ यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेंगे, बच्चों द्वारा इस अवस्था में किए जाने वाले असामाजिक व्यवहार। तो ये तो सामाजिक व्यवहार हो गए, हमने ऊपर जो देखा 2 प्रकार के थे। तो सामाजिक व्यवहार में क्या था कि जो समाज में एक्सेप्टेड चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर रखना, और सहयोग की भावना, मित्रता की भावना, ये सब क्या थी, सामाजिक बिहेवियर हैं। असामाजिक में आ गया अहम भाव, यानी कि बालकों में अहम भाव अधिक होता है, जैसे मेरा खिलौना, मेरे कपड़े, तो वो कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहते हैं। कई बार वो एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट करना, दूसरों को हानि पहुंचाना। पूर्वाग्रह, इस उम्र में बालकों में ये भी भावना होती है कि कुछ लोग उनसे भिन्न व्यवहार करते हैं। जिन बच्चों के अंदर ये भावना होती है वो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा लिंग विरोध, 4 वर्ष की उम्र तक बालक बालिकाएं एक साथ मिलकर खेलते हैं, किसी प्रकार का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जब समाज द्वारा बड़े होने पर लड़के लड़कियों के खेलों में भिन्नता की जाती है, मतलब लड़कियां अब गुड़िया खेल रही हैं या फिर लड़कियों के खिलौने अलग हो गए हैं, ठीक है, लड़के अलग कार वाले खिलौने खेल रहे हैं, तो उनको थोड़ा अपना डिफरेंस पता होना शुरू हो जाता है, लड़का लड़की का भेद। तो इस तरह से उनके अंदर लिंग विरोध की भावना विकसित हो जाती है। उत्तर बाल अवस्था यानी 6 से 12 या 13 वर्ष की उम्र में, क्योंकि लड़का लड़की में जो मैच्योरिटी की एज है वो अलग होती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ 12 या 13 दिया हुआ है। विद्यालय जाने पर वो शिक्षकों और मित्रों से अधिक प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार बाहर मिलने जुलने से सामाजिक विकास होता है, उनके अंदर प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन क्रिएट होता है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बाकी बच्चों से वो कंपटीशन करते हैं, पढ़ाई में या खेल में आगे आते हैं। अति संवेदनशील होते हैं, चाहते हैं कि उनकी ओर ध्यान दिया जाए, आकर्षित करने के लिए वे अति संवेदनशील होते हैं। सामाजिक अनुमोदन यानी समाज में जो मानक व्यवहार है वैसा बिहेव करने का वो प्रयत्न करते हैं। खेलकूद में रुचि लेते हैं, आनंद उठाते हैं, अपने दायित्व समझने लगते हैं। और किशोरावस्था में इसी प्रकार से सामाजिक विकास की बात देखें तो इसमें मित्रों का प्रभाव पड़ता है, नेतृत्व की क्षमता ज़्यादा होती है, लिंग संबंधी चेतना होती है, विद्रोह की भावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसको तूफान की और विद्रोह की एज भी बोला गया है। और इस समय में जो किशोर होते हैं वो अपने करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट, मतलब बहुत उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, तो व्यवसाय का चयन, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और रुचि और योग्यताओं के अनुसार अपना व्यवसाय चुनते हैं। इसके बाद है आपका भाषा विकास। तो भाषा विकास और आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, कल की वीडियो में, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, जितना पढ़ा काफ़ी पढ़ लिया है आज, तो इन सब का रिवीजन आप ज़रूर करिएगा। इस चैप्टर को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि ये चैप्टर 1 से रिलेटेड था। हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी ये सारे विकास की अवस्थाएं पढ़ी हुई हैं, तो इसीलिए हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, बट लास्ट के पार्ट को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।